हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में हम प्रैक्टिकल एंटीनाज में पैराबोलाइडल रिफ्लेक्टर को पढ़ेंगे, जो कि आपको कहीं पे डिश एंटीना के नाम से या माइक्रोवेव डिश के नाम से या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के नाम से, किसी भी नाम से आपको प्रॉब्लम में या लिटरेचर में मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, इस एंटीना को पढ़ने के लिए हम बेसिक जो एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशनल आपका जो पैराबोला है, ठीक है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी क्वालिटीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम एक सर्किल को कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, आप उसी तरीके से एक पैराबोला को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अगर ये आपका बेसिक 2 डायमेंशनल अगर आपका पैराबोला है, तो पैराबोला की ये खासियत रहती है कि ये वो पाथ है जिसमें फोकस पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन, जिसे कि हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला है, उनके बीच में इस तरह से रिलेशनशिप है कि किसी भी पॉइंट का F से लेके इस पाथ पे, फिर उसके बाद में यहाँ से लेके इस लाइन तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो सेम रहता है। व्हाट डज इट मीन कि आपकी अगर आप स्ट्रेट लाइन इसके फोकस पॉइंट से इस कर्व पे और इस कर्व से इस स्ट्रेट लाइन, जो कर्व के बीच में आपने एक स्ट्रेट नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है, उस तक अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे तो ये सम ऑफ दिस डिस्टेंस इज सेम। व्हाट डज इट मीन बाय F P1 प्लस P1 डैश, ठीक है, इक्वल्स टू F P2 प्लस P2 डैश इक्वल्स टू F P3 प्लस P3 डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेम रहेगी, कोई भी डिस्टेंस या अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं इस फोकस पॉइंट से, ठीक है, इस फोकस पॉइंट से इस कर्व पे लाइन, और उसके बाद इस लाइन से इस डायरेक्ट्रिक्स, ये जो नॉर्मल लाइन है, यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो सभी पॉइंट्स के लिए सेम है। यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से अगर ये चलता है तो यहाँ पहुँचेगा पहले, फिर यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से अगर ये चल रहा है, तो अगर इस फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली सभी रेज की जो टोटल डिस्टेंस है वो सेम रहती है। इसी कॉन्सेप्ट को आप अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें, पैराबोला क्या है, पैराबोला अगर आपको समझ में आ जाता है तो किस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को एक हाई इंटेंसिटी और हाई गेन का एंटीना बनाने में काम में ले लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पैराबोला को हम डिफाइन कर सकते हैं, जो मैंने अभी बोल के समझाया उसे आप मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे। पैराबोला में बी डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे that its distance from a fixed point, that is focus, plus its distance from a straight line directrix is constant। ठीक है, इस लोकस को, इस पॉइंट के लोकस को आप पैराबोला बोलेंगे, और फोकस पॉइंट से डिस्टेंस और इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का जो सम है वो हर कंडीशन में सेम रहेगा। तो आप इस फिनोमिना को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप एक एनर्जी सोर्स रख दें, आप माइक्रोवेव या आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर आप यहाँ पे एक सोर्स रख दें, आप यहाँ पे अगर अपना एक जो भी आपका सिग्नल जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, उस सोर्स को अगर आप यहाँ रख देते हैं, तो आप देखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलेंगी वो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ स्ट्राइक करेगी यहाँ पे। इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस फोकस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, वो ये अगर आप एक मेटल का बना देते हैं तो मेटल उसको रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ये अगर आपका एक मेटेलिक स्ट्रक्चर है तो ये उससे स्ट्राइक करेगी, और इसके ये जो फ्रंट पॉइंट, जिसे आप इसका ओपनिंग माउथ बोल रहे हैं, उस तक जब आती है तो सब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी वो सेम होती है। तो ये P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, या नीचे की इस डायरेक्शन में भी अगर आपने Q1 डैश, Q2 डैश, इस तरह से अगर आप पॉइंट्स लिए, तो आप देखेंगे कि इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे सारी वेव्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है। तो सभी जो वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आपकी वेव्स हैं, या जिसे आप ई फील्ड वेक्टर बोलेंगे, दे ऑल आर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस, दैट्स व्हाई दे ऑल आर इन फेज। ठीक है, इन द सेम फेज। और जब सारी वेव्स, सारी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स अगर इन फेज होते हैं तो सभी सम अप होंगे, और आपको एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का और हाई गेन का रेडिएशन पैटर्न मिलेगा। हमने एंटीना एरे पढ़ा, एंटीना एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जहाँ पे सभी सोर्स के जो
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या उनकी वजह से जो रेडिएशन है, जब भी वो इन फेज होंगे वहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, और जहाँ पे वो आउट ऑफ फेज होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वहाँ पे आपको मिनिमा मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट था। तो आपने यहाँ पे फोकस पॉइंट पे अपना सोर्स रख दिया। अब इस सोर्स से वेव जो है वो सर्कुलर पैटर्न में आपका एक उस सर्कुलर सिलेंड्रिकल पैटर्न में आपकी जो वेव्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। सब डायरेक्शन में जो वेव्स हैं वो इससे स्ट्राइक कर करके यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे जब आएंगी तो आपको बहुत ही सारी की सारी वेव्स जो हैं वो आपको इन फेज मिलेगी। और अगर आप इस तरह का इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, इस तरह का अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो 2 डायमेंशनल है, इस तरीके का अगर आप एक पैराबोलाइड बनाते हैं, ये अगर इसके फोकस पॉइंट पे आप रख देते हैं तो आपको बहुत हाई इंटेंसिटी का, ऑलमोस्ट सिगार शेप का, है ना, बहुत हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन पैटर्न इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली जब ये ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में आपको हाई गेन, हाई डायरेक्टिविटी का डायरेक्शनल रेडिएशन दे रहा है। सिमिलरली जब सारी इस डायरेक्शन में अगर इसके ऊपर ये अगर रिसीवर की तरह काम कर रहा है, सारी की सारी अगर आपकी जो वेव्स हैं वो इस पर जब इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे आपको इन फेज मिलेगी, और जब इन फेज मिलेंगी आने वाली इस पे टकराने वाली सारी वेव्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी। फोकस पॉइंट पे आपको सारी की सारी जो वेव्स हैं वो इन फेज होके एड ऑन होके मैक्सिमम रिसेप्शन होगा, और आप एक हाई गेन का हाईली डायरेक्शनल माइक्रोवेव सिग्नल रेडिएट और रिसीव कर पा रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पैराबोलाइडल रिफ्लेक्टर या ट्रांसमीटर। आप इसे रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्ट करके सबको एक डायरेक्शन में रेडिएशन को कन्फाइन कर रहा है, एनहांस कर रहा है। ठीक है, ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया तो यही एंटीना माइक्रोवेव में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिश एंटीना ही आप देखने में मिलेगा, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में कन्फाइन कर देता है। सैटेलाइट को जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं या आपको रेडार की जब भी आप इक्वेशन लेंगे तो आपको जो बेसिक एंटीना दिया जाएगा वो आपका डिश एंटीना होता है। आप उसको अलाइन करते हैं और मैक्सिमम डायरेक्शन में उसको अलाइनमेंट करके जहाँ पे आपको मैक्सिमम डायरेक्टिविटी मिल रही है, जहाँ भेजनी है, अब ट्रांसमीटर है तो जहाँ आपको भेजनी है उसको अलाइन करके फोकस पॉइंट को सेट करेंगे कि उस तरह से आपको मिल जाए, और आपको रिसीव करना है तो भी आप इसको अलाइन करेंगे कि जो रिसेप्शन है वो फोकस पॉइंट पे कन्फाइन हो जाए। इसको बनाते वक्त OF, ये जो डिस्टेंस है उसे आप फोकल लेंथ बोलते हैं, O को आप वर्टेक्स बोलेंगे, O डैश ये जो लाइन है इसको आप एक्सेस ऑफ पैराबोला बोलेंगे, F जो है वो आपका फोकस पॉइंट है। और इस पैराबोलाइड या पैराबोलिक स्ट्रक्चर में F/D, जिसे कि हम फोकस पॉइंट या फोकल डिस्टेंस और डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ओपनिंग, आप एक बॉल को, एक फुटबॉल को या एक उसको आप स्फेरिकल स्ट्रक्चर को अगर आप काटते हैं तो उसका जो फ्रंट माउथ बनेगा वो एक सर्कुलर पैटर्न बनाता है, उसका एक डायमीटर होगा। ये जो लेंथ है ये डायमीटर ऑफ सर्कुलर ओपनिंग है। ठीक है, तो F/D जो है उसे अपर्चर नंबर बोलते हैं। ये जनरली 0.25 से 0.5 के बीच में हो सकता है, और ये डिसाइड करता है कि किस पैटर्न के साथ, किस इंटेंसिटी के साथ आप रेडिएशन पैटर्न को बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल उसकी स्पेसिफिकेशंस होगी जो रेडिएशन को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ तक आप इसको आप वेरी कर सकते हैं। एक बार आपने पैराबोलाइड बना दिया, आपने डिश एंटीना बना दिया, उसके बाद आप उसे अलाइन करके मैक्सिमम रिसेप्शन और ट्रांसमिशन कर सकते हैं। जब भी आप पैराबोलाइड रिफ्लेक्टर की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्टिविटी इज 4π/λ² A। ठीक है, और कई बार इसको AE इफेक्टिव अपर्चर एरिया भी बोला जाएगा, कई बार इसको AE भी बोलते हैं। डायरेक्टिविटी के लिए भी यही फॉर्मूला लिया हुआ है बहुत जगह पे आपको लिटरेचर में। एंटीना गेन, ओके, किसी भी मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन को आप डायरेक्टिविटी बोलते हैं। हम डायरेक्ट एंटीना गेन से अगर आपको बता रहे हैं तो आप तब भी आपको GP पावर गेन 4π/λ² AE हो सकता है। ये इफेक्टिव अपर्चर एरिया हो सकता है कि कितना पोर्शन जो है वो उसका फिजिकल एरिया का पोर्शन इफेक्टिवली कलेक्ट कर रहा है। AP फिजिकल अपर्चर एरिया, AE इफेक्टिव अपर्चर एरिया। तो इस तरह से आपको देखने मिल सकता है। डायरेक्टिविटी के लिए भी आपको ये बहुत बार देखने मिलेगा
पावर गेन के लिए जनरलाइज फार्मूला में किसी भी डिश एंटीना के लिए या पैराबोलाइडल रिफ्लेक्टर के लिए आप जीपी पावर गेन या सिंपल गेन एंटीना गेन इज कंसिडर्ड एज 4 पाई बाई लैम्डा इंटू AE, ठीक है। अगर इस AE को आप पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 बोले, अगर ये आपका डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर है, ठीक है। अगर इस तरह से आप इसको कंसिडर करेंगे तो बहुत जगह पे आपको डायरेक्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट 9.87 डी बाई लेमडा की फॉर्म में मिलेगा स्क्वायर में, और गेन जो है, क्योंकि गेन में एफिशिएंसी का भी आ जाता है, तो डी बाई लेमडा अगर सर्कुलर ओपनिंग है तो, ठीक है ना। इन पैरामीटर्स में से आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ये कुछ पैरामीटर या फॉर्मूला देके आपसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी जा सकती है, तो आप उस केस में ऐसा कर सकते हैं। अगर आपसे सर्कुलर ओपनिंग के डिश एंटीना या पैराबोलाइडल रिफ्लेक्टर के लिए बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल अगर पूछा जाए, बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल अगर पूछा जाए, तो आप उसे 140 लैम्डा बाई डी डिग्री में बता सकते हैं। और अगर सर्कुलर ओपनिंग के लिए ही हाफ पावर बीम विड्थ अगर पूछी जाए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 58 लैम्डा बाई डी डिग्री। ओके, ठीक है। यहाँ देखो, थोड़ा याद करने के लिए आसान हो सकता है। आपका जो एरिया है दैट इज मीटर स्क्वायर, 4 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इज मेंशन इन मीटर स्क्वायर। ये जो आपकी गेन डायरेक्टिविटी, ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटीज है, तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, इट शुड बी अ नंबर। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो कैंसिल आउट होके आपको एक नंबर मिलता है। सिमिलरली ये भी मीटर में है। ये डी क्या है? डी है आपके डायमीटर ऑफ सर्कुलर ओपनिंग। ओके, यहाँ पे डायरेक्टिविटी से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। बेसिकली यहाँ पे 2 बार डी आ रहा है, इसीलिए मैंने बार बार डायरेक्टिविटी को फुल फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज हम डायरेक्टिविटी को कैपिटल डी से लिख देते हैं। यहाँ पे डी क्या है? डी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कुलर एरिया, ठीक है ना, जो आपका सर्कुलर एरिया जो बन रहा है, सर्कुलर माउथ एरिया। ओके, ये डी जो है इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे डी जो है हर बार ये डायमीटर ऑफ इस डिश का जो डायमीटर है, जो ओपनिंग आपका बनता है, उसके बारे में। ओके, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। अगर आप इसको समराइज करेंगे तो ये क्या होगा? इसको आप समराइज कर सकते हैं, मैं यही लिख देती हूँ। ये आपका एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज का एंटीना है, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि माइक्रोवेव में हमें बहुत ही इंटेंस हाई गेन की और बहुत नैरो बीम की वेव बनानी होती है या रेडिएशन बनाना होता है, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके जो रेडिएशन पैटर्न है उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। तो जितनी नैरो और इंटेंस बीम होगी उतनी ही वो डिस्टेंस ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में ट्रेवल करके भी सिग्निफिकेंट अमाउंट की हो सकती है। अदरवाइज लॉसेज जो हैं, जो एनवायरमेंटल लॉसेज हैं, वो उसे ख़त्म कर देने वाले हैं। रिसेप्शन पे आपको इस इंटेंसिटी का सिग्नल ही नहीं मिलता कि आप उसे रिसीव कर सकें और उसे डिकोड कर सकें। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिंक में, माइक्रोवेव रेंज में जब आपको ट्रांसमिशन करना होता है, तो आप बहुत ही नैरो बीम और बहुत ही हाई गेन का रेडिएशन बनाते हैं। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, हाई इसका गेन होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑल वेव्स आर कमिंग इन सेम फेज, ठीक है। फिर उसके बाद में ये यूनिडायरेक्शनल होगा ना, ये डायरेक्शनल है, इसको यूनिडायरेक्शनल बोले या डायरेक्शनल एंटीना है, ठीक है ना। ये इसी डायरेक्शन में रेडिएट करेगा, इस डायरेक्शन में, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको नहीं रेडिएशन मिलेगा, ठीक है ना। इसको डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन आप इसे बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो पैराबोलाइडल रिफ्लेक्टर है या जो हमारा माइक्रोवेव डिश एंटीना है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस एंटीना की डिस्कशन के साथ साथ हमने एंटीना का मोस्ट ऑफ द डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का डिस्कशन भी हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। हम अपने अपकमिंग वीडियो में इसी तरीके से किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।